गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डाटाबेस की एक पावरफुल टेक्निक नॉर्मलाइजेशन को बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी। तो आज के इस लेक्चर में द की पॉइंट्स आर इंट्रोडक्शन टू नॉर्मलाइजेशन, बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ, थर्ड एनएफ और बीसीएनएफ क्या होता है, अनोमलीज क्या होती है डाटाबेस में, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीटेशन और समरी ऑफ नॉर्मल फॉर्म, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नॉर्मलाइजेशन। और उसके बाद एक छोटा सा क्विज़ लेंगे कि जो ओवरऑल टॉपिक हमने पढ़ा है, रिव्यू किया है, उस पर क्वेश्चंस वन वर्ड टाइप और वन सेंटेंस टाइप एंड एमसीक्यूज़। तो इमेजिन करो कि एक नोटबुक है जिसमें आप स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। अब अगर एक राहुल नाम का बच्चा है, उसके 10 जगह अलग अलग आपने इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रखी है और राहुल ने अपना नंबर चेंज कर लिया है। तो अगर आप कहीं पे गलती से एक जगह आप वो नंबर अपडेट करना भूल गए तो आपका डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। इनकन्सिस्टेंट दोनों जगह अलग अलग शो होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि राहुल का सही वाला डाटा कौन सा है। और यही प्रॉब्लम जो है, इसको सॉल्व करने के लिए कि डाटा इनकन्सिस्टेंट ना हो, डाटा दो जगह एक जैसा ना दिखाएं और सही डाटा के पास अपन पहुंच जाए, इन्फॉर्मेशन हमको सही मिले, इसको सॉल्व करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। एक दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं। ये मैंने आपके पीडीएफ में डाला है, तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इमेजिन करिए एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है कॉलेज का, सेम इन्फॉर्मेशन बार बार स्टोर्ड हो रही है रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स। तो उसको क्या क्या कह सकते हैं? डाटा डुप्लीकेशन कहते हैं, इनकन्सिस्टेंट डाटा कहते हैं, डिफ़िकल्ट इन अपडेटिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए भी दिक्कत होगा कि जितनी जगह पर डाटा रखा हुआ है वहाँ हर जगह हमको देख करके डाटा को अपडेट करना है, जबकि हमको डाटा सिर्फ एक ही जगह चाहिए और सही चाहिए है। तो हम नॉर्मलाइजेशन का उपयोग करेंगे ताकि वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस ना हो। तो इससे आप नॉर्मलाइजेशन समझ गए होंगे। नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ डाटाबेस टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी। हियर डाटा रिडंडेंसी मतलब कि सेम डाटा का अननेसेसरी बार बार स्टोर हो जाना, और डाटा इंटीग्रिटी का मतलब एक्यूरेट डाटा ना होना, करेक्ट डाटा ना होना, कंसिस्टेंट डाटा नहीं होना, और रिलायबल मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करता है डाटा, कि एक राहुल है उसके 2 नंबर लिख दिए हैं तो वो डाटा इंटीग्रिटी हो गई है। एक सिंपल डेफिनेशन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक डाटाबेस है, डिज़ाइन किया है टेक्निक यूज्ड टू मिनिमाइज डाटा रिडंडेंसी, डाटा रिडंडेंसी को मिनिमाइज़ करने के लिए, हटाने के लिए, एंड एलिमिनेट अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर सच एज इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीटेशन एनोमली। आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन जो आपको इजी लगे वो लिख सकते हैं। अब हमें नॉर्मलाइजेशन क्यों चाहिए? वाई डू वी नीड नॉर्मलाइजेशन? विदाउट नॉर्मलाइजेशन डाटा कैसा दिखेगा? तो एक स्टूडेंट आईडी की एक टेबल बना के मैंने दिखाया है आपको, जिसमें स्टूडेंट आईडी है 101, स्टूडेंट का नाम है राहुल, उसके पास 2 कोर्स है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और जावा। 102 के पास है प्रिया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और पाइथन, 2 कोर्स है। अगर उनके पास 5 कोर्स होते तो हम क्या कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5 ऐसे 5 डाटा बनाते अलग से। और कोर्स का नाम अगर चेंजेस होता तो डाटा तो रिपीट हो जाता अननेसेसरीली। तो हम इसको अब अच्छे से डाटा को अरेंज कैसे कर सकते हैं? थ्रू नॉर्मलाइजेशन। तो अब हम सीखेंगे नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स, कि कैसे डाटा को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, डाटा को इफ़िशिएंटली रखा जा सकता है। तो हमने वो गलत टेबल बनी हुई देखी है, अब हम उसमें सुधार करेंगे। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से कैसे सुधार करेंगे, आओ चलो जानते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन देखते हैं। अ टेबल इन विच फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म
ईच कॉलम कंटेन एटॉमिक सिंगल वैल्यू, हर कॉलम में एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए, मल्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए, और हर रो यूनिक होना चाहिए। रो और कॉलम तो आप समझते ही होंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें देखिए आप स्टूडेंट आईडी दी हुई है, नाम दिया हुआ है, कोर्स दिया हुआ है, कोर्स में 2 कोर्सेस एक साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, मल्टी वैल्यूड इन वन सेल। अब हम इसे 1NF के थ्रू सही करेंगे। जैसे कॉलम में सिर्फ हमने स्टूडेंट आईडी रखा है, नेम रखा है और कोर्स रखा है। ऐसा नहीं कि कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, नहीं, डुप्लीकेशन नहीं रखा है। तो स्टूडेंट का आईडी क्या है, 101, राहुल का DBMS आ गया है। राहुल के पास एक और कोर्स था जावा, तो वो एक नीचे रो में हाईलाइट कर दिया है। फिर थर्ड रो में प्रिया का पाइथन था, तो वो एक अलग रो में हाईलाइट कर दिया है। और 102 में प्रिया के पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी था। तो ये जो एक टेबल बनकर आई है, नाउ इट इज़ अ करेक्ट डाटा, एक्यूरेट डाटा थ्रू 1NF। तो 1NF की एक और बार हम देख लेते हैं क्या। एक तो डाटा रिपीट नहीं होना चाहिए, मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि रो इज़ यूनिक, हर रो में एक सिंगल डाटा ही एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक कॉन्टेक्ट लिस्ट का भी एग्जाम्पल दिया है। जैसे फ़ोन नंबर, अगर राहुल के पास 2 फ़ोन नंबर है तो कैसा लिखा जा सकता है, 1NF के थ्रू। नेम में राहुल के पास जो एक नंबर है वो लिखा, फिर देन सेकंड रो में वापस राहुल के पास कौन सा फ़ोन नंबर है वो वापस से लिख दिया। नेम और फ़ोन नंबर हमेशा यूनिक होंगे, जैसा हमने फर्स्ट NF में सीखा कि कॉलम्स हमेशा यूनिक होंगे और उसके अंदर जो रोज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो हियर वी कंप्लीट आवर फर्स्ट NF। अब सेकेंड NF की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकेंड NF की एक स्पेशलिटी है कि उसको फर्स्ट NF में तो होना ही चाहिए। वो टेबल जो अपन ने बनाई है उसको पहले फर्स्ट NF में सॉर्ट करो, और फिर सेकेंड पॉइंट इसमें यह रहता है कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, जो एक नॉन की एट्रीब्यूट है वो डिपेंड करता है ओनली पार्ट ऑफ अ कंपोजिट की पर ही नॉन की प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड करता है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक टेबल दी हुई है, स्टूडेंट कोर्स टेबल। तो इसकी प्राइमरी की क्या क्या हो सकती है, या तो स्टूडेंट आईडी हो सकती है या कोर्स आईडी हो सकती है। अब इसमें इस पूरे टेबल में आपको प्रॉब्लम क्या दिख रही है, प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट का जो नाम है वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट की आईडी पर, और कोर्स का जो नाम है वो डिपेंड करेगा कोर्स की आईडी पर। तो यहाँ पे 2 अलग अलग टेबल होना चाहिए थी। स्टूडेंट का नाम स्टूडेंट आईडी से डिपेंड कर रहा है, कोर्स का नाम कोर्स आईडी से डिपेंड कर रहा है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई। तो अब हमें इसे 2 टेबल में अलग अलग लिखना होगा। एक स्टूडेंट टेबल अलग से बनानी होगी, एक कोर्स टेबल अलग से बनानी होगी। स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी आ गई और स्टूडेंट नेम आ गया। कोर्स टेबल में कोर्स की आईडी आ गई और कोर्स का नेम आ गया। एक और टेबल बनेगी एनरोलमेंट टेबल, उसके अंदर आ गई स्टूडेंट की आईडी और कोर्स की आईडी। अब कोई किसी पे ऐसा नहीं है कि एक कॉलम दूसरे कॉलम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी हट चुकी है टेबल 2NF में। एक और एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे एक फूड डिलीवरी ऐप है, उसकी ऑर्डर्ड आईडी अलग होगी और प्रोडक्ट की आईडी अलग होगी, और ऑर्डर्ड आईडी प्लस प्रोडक्ट आईडी क्या होगी, कंपोजिट की होगी। कस्टमर का जो नाम है वो डिपेंड करेगा ऑर्डर आईडी पर, और प्रोडक्ट का जो नाम है वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट आईडी पर। तो उसे हमें सेपरेट 2 टेबल्स में बनाना होगा। ये होगा पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूवल ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसी, कि 2 जो डिपेंडेंट्स हैं उनको एक टेबल में बना दिया और 2 जो डिपेंडेंट्स हैं उन्हें अलग टेबल में बना दिया। तो सेकेंड NF में क्या है, एक तो फर्स्ट NF में होना चाहिए उस टेबल को, दूसरी बात है कि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अब थर्ड NF देखना है, व्हाट इज़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसकी डेफिनेशन देखिए, तो इसमें भी वही सेम कि इसको 2NF में होना चाहिए, और दूसरा इसमें ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है, तो एक नॉन की एट्रीब्यूट
डिपेंड करता है अनादर नॉन की एट्रीब्यूट को, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अब जैसे ये टेबल है, तो इसमें प्राइमरी की क्या है, एम्प्लॉय आईडी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, डिपार्टमेंट का जो नाम है वो डिपार्टमेंट आईडी पर डिपेंड करता है, और डिपार्टमेंट आईडी जो है वो एम्प्लॉय आईडी पर डिपेंड करती है। देयरफॉर एम्प्लॉय आईडी जो है डिपार्टमेंट आईडी पे डिपेंड करती है, और डिपार्टमेंट आईडी जो है डिपार्टमेंट नेम पे डिपेंड कर रही है। तो ये ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी हो गई है। अब इसे हटाना पड़ेगा। हाँ, इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो इसमें कॉमन क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है। डिपार्टमेंट आईडी दो अलग अलग टेबल में, दोनों में एग्जिस्ट करेंगी। एक में एम्प्लॉय टेबल होगा, एक में डिपार्टमेंट टेबल होगी। तो एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या रहेगा, एम्प्लॉय आईडी रहेगी, एम्प्लॉय का नाम रहेगा, और डिपार्टमेंट की आईडी रहेगी। दूसरी जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें क्या क्या रहेंगे एट्रीब्यूट्स, डिपार्टमेंट का आईडी, डिपार्टमेंट का नाम। तो ये ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करता है। अब कोई भी दो नॉन की एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कॉलेज है, कॉलेज में क्या क्या होता है, स्टूडेंट्स आईडी होती है, स्टूडेंट का नाम होता है, स्टूडेंट्स की सिटी होती है, सिटी आईडी होती है, और सिटी का नाम होता है। तो सिटी का नाम काय पे डिपेंड करता है, सिटी की आईडी पे डिपेंड करता है। और स्टूडेंट आईडी काय पे डिपेंड करती है, स्टूडेंट के नाम पर। और स्टूडेंट का नाम सिटी के नाम से भी डिपेंडेंसी करता है। तो दो नॉन की एट्रीब्यूट्स हो गए हैं अपने पास। देयरफॉर हमको सिटी की टेबल एक अलग बनानी पड़ेगी, और स्टूडेंट्स की आईडी की टेबल एक अलग बनानी पड़ेगी। तो इसमें कॉमन क्या होगा, स्टूडेंट का आईडी, क्योंकि स्टूडेंट की आईडी बिलोंग कर रही है स्टूडेंट के नेम को भी और सिटी की आईडी को भी। तो ये हमारा 3NF कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म, BCNF क्या होता है। तो BCNF में क्या क्या है की पॉइंट्स, फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी X अगर जो है वो Y और X मस्ट भी सुपर की होना चाहिए। अगर X एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो Y और X क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। और BCNF इज़ अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ 3NF का एक स्ट्रॉन्गर वर्जन है BCNF। ये एक एग्जांपल के साथ समझते हैं अपन। तो एक टीचर स्टूडेंट टेबल है, उसमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या दिए हुए हैं, टीचर, सब्जेक्ट और रूम। टीचर में कौन है, दो, मतलब एक ही इंसान एग्जिस्ट करता है अमित, पर उसके सब्जेक्ट्स दो दो हैं, DBMS भी है और SQL भी है। और रूम नंबर कौन से में पढ़ाना है उसको, R101 में, और नीचे भी SQL भी R101 में ही लगेगा। जब टीचर की भी जो एट्रीब्यूट्स हैं, इंफॉर्मेशन है वो भी सेम है, रूम का इंफॉर्मेशन भी सेम ही है, तो उन्हें डबल बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कैंडिडेट की ही डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है शायद। इसीलिए इसके नेक्स्ट टेबल देखो, जब BCNF को अपन ने सॉल्व किया है तो इसमें हमने टीचर का जो रूम है और टेबल, टीचर रूम का टेबल एक अलग बना दिया। उसमें हमने सिर्फ एक ही बार अमित टीचर लिखा है और रूम नंबर R101 लिखा है, ठीक है। और पैरेलली हमने सब्जेक्ट टीचर टेबल बनाया है, उसमें हमने सब्जेक्ट लिख दिए हैं और टीचर का नाम लिख दिया है। इससे हमें डाटा दो अलग अलग टेबल में बट कनेक्टेड विद ईच अदर मिल गया है, और हमें बार बार ये नहीं देखना पड़ रहा है कि टीचर है, वही रूम है, सिर्फ सब्जेक्ट से तो चेंज है। तो डाटा रिपीट क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। ये हमारा BCNF कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एन एनोमलीज इन डाटाबेस। सो व्हाट इज़ इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन एनोमली क्या होता है, कैनॉट ऐड डाटा विदाउट अदर डाटा। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कैनॉट ऐड अ न्यू कोर्स अंटिल अ स्टूडेंट इनरोल। स्टूडेंट जब तक इनरोल नहीं करता हम नया कोर्स नहीं ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज़ एन अपडेट एनोमली, सेम इन्फॉर्मेशन अपीयर्स मल्टीपल टाइम्स। इफ़ डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर देते हैं, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीड टू बी अपडेटेड इन मैनी रोज। देन थर्ड है डिलीटेशन एनोमली, डिलीटिंग वन रिकॉर्ड
मे रिमूव यूज़फुल इंफॉर्मेशन। अगर आप एक इंफॉर्मेशन को डिलीट करते हो, आपकी पूरी रो डिलीट हो सकती है। एग्जाम्पल, डिलीटिंग द लास्ट स्टूडेंट फ्रॉम अ कोर्स में रिमूव कोर्स डिटेल्स। कोर्स डिटेल भी हट सकती हैं। तो ये सारी एनोमलीज नहीं आए, इसलिए हम नॉर्मलाइजेशन का उपयोग करते हैं। एक बार समरी देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो फर्स्ट एनएफ में हमने क्या पढ़ा था? रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होना चाहिए। सेकंड में नो पार्शियल डिपेंडेंसी। थर्ड एनएफ में ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और बीसीएनएफ जो है एडवांस डिपेंडेंसी इशू को रिजॉल्व करता है। ईजी ट्रिक उसको याद करने की क्या हो सकती है, ये भी मैंने लिख दी है। तो फर्स्ट एनएफ में क्या होता है? 1 वैल्यू पर सेल। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है याद करने के लिए, पर आपको पूरी एग्ज़ाम में डेफिनेशन तो आपको पूरी ही लिखनी पड़ेगी, बट इससे आप एकदम क्विकली याद कर सकते हैं। 1 एनएफ में 1 वैल्यू पर सेल। सेकेंड एनएफ में नो पार्शियल डिपेंडेंसी। थर्ड एनएफ में नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। बीसीएनएफ में एवरी डिटर्मिनेंट इज़ अ कैंडिडेट की। ओके, अब हम देख सकते हैं एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं नॉर्मलाइजेशन के। तो ये हमारा डाटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। इम्प्रूव कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंट वे में हमको डाटा मिलता है। और हम स्टोरेज स्पेस को भी सेव करते हैं। और ये मेंटेनेंस के लिए भी ईज़ियर हो जाता है, चूँकि हमको डाटा बहुत ईजी वे में मिल जाता है। हम इतना उस डाटा को फ़िल्टर करके लिखते हैं, तो डाटा इंटीग्रिटी बेस्ट होती है उसमें। इफ़िशिएंट अपडेट बहुत जल्दी हो जाता है। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस ये कि मोर टेबल्स आर क्रिएटेड। हम डाटा को अच्छे से स्टोर करने की कोशिश में ज़्यादा टेबल क्रिएट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स जॉइन में भी रिक्वायर्स। जॉइंस अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप बस समझ लीजिए, अभी के लिए लिख लीजिए। कॉम्प्लेक्स जॉइंस में भी रिक्वायर्ड। जॉइंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। क्वेरी एग्जीक्यूशन में बिकम स्लोअर फॉर वेरी लार्ज डाटाबेस। लार्ज डाटाबेस के लिए क्वेरी एग्जीक्यूट करना थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी टेबल्स बन जाती हैं और सब में से हमको डाटा कनेक्ट करके निकालने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है लार्ज डाटाबेस के लिए। तो ये मैंने कुछ शॉर्ट वाइवा क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, 1 एनएफ से आप क्या समझते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है, बीसीएनएफ क्या होता है, और कुछ एमसीक्यूज़ भी दिए हुए हैं कि फर्स्ट नॉर्म विच नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स रिपीटेशन ग्रुप, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है। विच नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स पार्शियल डिपेंडेंसी, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म। विच नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म। और बीसीएनएफ इज़ अ स्ट्रॉन्गर देन, तो 3NF इसका आंसर होगा। कंक्लूजन क्या है ये आप पढ़ लीजिएगा। And thank you for watching. If you found this lecture helpful, don't forget to like, share and subscribe for more database management tutorials. Thank you.